इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित कर रहे हैं। तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। आज जो नई बसावटें एवं घर बन गए हैं उनमें ये काम शीघ्र पूरा कराया जा रहा है। और 7 निश्चय 2 में भी के तहत युवाओं को जो बात हुई कि हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार, तो अभी तो 10 लाख सरकारी नौकरी तो हो गई है और वो और बढ़ रहा है। लेकिन जो 10 लाख रोजगार था उसका इतना बढ़ गया है कि अब उसमें 29 लाख रोजगार हो गया है। अब आप समझ रहे हैं कि 10-10 बीसी न था, अभी दोनों को मिला करके तो आप जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या हो गई। अब जो हम लोग 50 लाख के रिसोर्स था, 50 लाख से भी ज्यादा दोनों को मिला करके और ज्यादा होगा। और अगले इसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है कि इस बार जब इतना ज्यादा हो रहा तो अगले बार 5 वर्षों में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय करेंगे। जो अभी जितना हो रहा है आप समझ गए, नौकरी और रोजगार उसी तरह से तो अभी 50 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगले बार के बारे में हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब उसकी संख्या 1 करोड़ युवाओं से ज्यादा होगी नौकरी और रोजगार में। हाल ही में सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया थी। हम लोगों ने अब तय कर दिया है 400 रुपये के को बढ़ा करके अब 1100 रुपया उन सब लोगों के लिए हम लोगों ने किया है। अब इसके लिए 1 करोड़ 11 लाख इससे फायदा लोगों को लाभ मिलने वाला है। तो हर एक क्षेत्र में हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। अब लोगों को जो मुफ्त बिजली देने जाने की चर्चा मुफ्त में, आप जान रहे हैं हम लोगों ने कर दिया है। जो बिजली का तो कम देते थे, बहुत पैसा पहले बिजली कहां था जी। अब लोगों को जो मुफ्त बिजली देने जाने की चर्चा मुफ्त में, आप जान रहे हैं हम लोगों ने कर दिया है। जो बिजली का तो कम देते थे, बहुत पैसा पहले बिजली कहां था जी। जब उन लोग की सरकार थी पटना में भी 8 घंटा था, और सब हम लोग करवा दिए और 18 में इतना बढ़िया सबको मिल गया और एक तरह से सब जगह से कर दिया गया। और उसके बाद जहां कहीं भी कोई किसी की जो नया कर रहा है, नया घर बना रहा कर रहा, उसको भी हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। वो सब तो है ही, लेकिन आप समझ लीजिए कि अब हम लोगों ने ये तय कर दिया है कि अब उनको मुफ्त में दिया जाएगा। उनको जितना भी मिलेगा जो भी बिजली का, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा सरकार की तरफ से। सब परिवार को मुफ्त में हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ये भी कर दिया। अब आपको हम बता देते हैं कि हम लोग आपस में बात कर दिए और आज ही जो लौट करके जाएंगे सर के बाद, तो आज ही कैबिनेट रखे हैं, आज ही हम लोग तय करेंगे और उसके बाद सब लोगों को इसका फायदा हम लोग कराने वाले हैं। आप सब लोग जरा जान लीजिए कि जितना आपको इज्जत करते हैं और उन्हीं की बात हम लोग मान करके पूरे बिहार में हम लोग सब तरह से आपके हित में काम कर रहे हैं। तो हर प्रकार से, तो हर तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर जो बिजली के बारे में आपको हम कही दिए हैं। इसके अलावे एक काम और जो हम लोग घूम रहे थे पूरे इसमें, तो पिछली बार एक बार तो अंतिम में थोड़ा सा 3-4 जगह, अब बाकी जनवरी फरवरी में सब जगह घूमे। तो जहां कहीं भी कोई कमी देखा, तो आपके यहां भी तो घूमबे किए, तो जो कमी देखा उन सब लोगों को लेकर के हम लोगों ने उसका समाधान कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 50,000 करोड़ रुपए का 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है और इस पर काम शुरू कर दिया गया।
तो हम लोग तो एक एक तरह से काम शुरू कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, श्रद्धेय जो प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं, इन्होंने क्या किया केंद्र सरकार की तरफ से। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में क्या क्या काम दिया, सड़क का, उद्योग का, स्वास्थ्य का, पर्यटन का, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है। और दूसरा, इसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा कर दी। और अभी इन्होंने हाल में और कर दिया है, जो केंद्र सरकार द्वारा 2018 से देश के कुछ जिलों में पहले से ही था, जो जिलों में वित्तीय राज्यों में खेलो इंडिया और यूथ गेम्स का आयोजन था, तो इस बार उन्होंने बिहार के लिए भी तय कर दिया। अब इसका कितना बड़ा अच्छा काम होगा, जो भी जो कर रहे हैं, इससे चलते आयोजन बिहार में जो हुआ है वो गौरव की बात है। तो इसलिए इतना काम इन्होंने अभी हाल में किया है, और भी ज्यादा सब जगह घूम घूम करके एक एक जगह के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उनका नमन करता हूं, और इतना ज्यादा बराबर हर महीने एक न एक बार आ करके कहीं न कहीं जा रहे हैं, तो मैं उनका नमन करता हूं। बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, और आज भी आपके बीच में आए हैं, इसलिए आप अच्छी तरह ध्यान दीजिए। मैं उनका नमन करता हूं, और यहां पर सब लोग जो उपस्थित हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। साथ ही यहां पर बिहार के जो भी माननीय राज्यपाल हैं, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण हैं, अन्य उपस्थित सभी लोग हैं, सब लोगों का मैं नमन करता हूं। और आप जान लीजिए कि कितना ज्यादा काम ये कर रहे हैं, तो ये बहुत बात है। इसके लिए आप सब लोग एक बार खड़ा होकर के उनका नमन करिए। खड़ा हो, सब खड़ा होकर के उनका नमन करो। तो इसीलिए बहुत अच्छा आपने काम किया। अब बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने सुना, जंगल राज पर नीतीश कुमार क्या बोलेंगे ये सब देखना चाहते थे। नीतीश कुमार ने 2005 से पहले वाले बिहार की याद दिलाई और कहा कि 2005 से कितना बुरा हाल था, हमने सब कुछ ठीक कर दिया है, बिजली की व्यवस्था कर दी है, फ्री बिजली हम दे रहे हैं, विकास का कार्य हमने किया है। एक बार फिर अपने सुशासन मॉडल का जिक्र नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है। नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बहुत बुरा हाल था, एनडीए सरकार में बिहार में तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन बिहार में इन दिनों जिस तरीके से हत्याएं पर हत्याएं हो रही हैं, बिहार में जिस तरीके से जंगल राज का मुद्दा उठाया जा रहा है, विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर है और पूछ रहा है कि अपराधियों का बिहार में क्यों बोलबाला है। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। हाँ, उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए ये जरूर कहा कि 2005 से पहले का बिहार याद कीजिए, तब हाल कितना बुरा था। अभी तस्वीर आप मंच की देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ये भी कह रहा है लगातार, खासकर तेजस्वी यादव ये भी लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ तो रहे हैं, लेकिन इस बार बिहार आए तो नीतीश कुमार के लिए घोषणा करके जाएं कि नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरे रहेंगे और नीतीश कुमार ही अगले बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। महती कृपा की जाए। और निवेदन आप सभी से सम्मान स्वरूप जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। आभार 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 माननीय प्रधानमंत्री जी।
तो आज 7200 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे दिलचस्प ये है कि प्रधानमंत्री आज मोतिहारी के मंच से क्या कहते हैं। बिहार में जो मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उन मुद्दों का क्या जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष हमलावर है। चुनाव से ठीक पहले बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में आज पीएम विपक्ष के नैरेटिव को कैसे ध्वस्त करेंगे, सबकी निगाहें इस बात पर रहेंगी। और क्या आज प्रधानमंत्री मोतिहारी के मंच से बिहार चुनाव की लाइन लेंथ तय कर देंगे, मुद्दे सेट कर देंगे, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। नीतीश, मुख्यमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो विकास योजनाओं का जिक्र कर रहे थे, 2005 से पहले वाले बिहार की भी बात कर रहे थे, लेकिन जंगल राज अब क्यों है, अब क्यों हत्याएं पर हत्याएं हो रही हैं, इसका कोई जवाब नहीं है सत्ता पक्ष के पास। जी हाँ, यही सवाल विपक्ष बार बार रख भी रहा है कि आखिर नीतीश कुमार हमेशा 2005 से पहले क्या स्थिति थी इसका जिक्र करते हैं। और ये कई बार देखा भी गया है कि नीतीश कुमार जब भी भाषण देते हैं तो 2005 के पहले, यानी जब से नीतीश कुमार ने कमान संभाली थी बिहार की, उसके पहले जब आरजेडी का राज था, उस समय का तुलनात्मक जो है मूल्यांकन पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब उसको 20 साल हो गए और यही सवाल तेजस्वी यादव भी लगातार कह रहे हैं कि आखिर कब तक आप पहले की परिस्थिति का जिक्र करेंगे। तो और ऐसी स्थिति में जबकि बिहार में कई घटनाएं हो रही हैं, आपराधिक घटनाओं को लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में जाहिर है लोगों की उम्मीद ये है कि आखिर अभी क्या कुछ हो रहा है और अभी जो ऐसे हालात हैं उससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, इन सारी बातों की अपेक्षा होती है। जाहिर है एक बार विपक्ष जरूर इन मुद्दों को रखेगा और चुनावी साल है तो विपक्ष की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जिस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आरजेडी के शासन पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, जंगल राज की बातें कही जा रही हैं, वैसा ही आरोप जो है वो एनडीए की सरकार पर लगाया जाए। और जाहिर है अभी ये मौका भी है क्योंकि लगातार जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन सरकार का ये पक्ष रहा है हमेशा से कि ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो जो है प्रायोजित अपराध नहीं है, कोई संगठित गिरोह का इसमें हाथ नहीं है, आपसी विवाद है, भूमि विवाद है, निजी विवाद है, दुश्मनी है, रंजिश है। लेकिन जाहिर है जिस तरह से लगातार घटनाएं हो रही हैं, सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस का डर, पुलिस का खौफ क्यों कम हो रहा है। तो लगातार दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन नीतीश, जंगल राज का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और उस पर आज पीएम क्या कहेंगे, सबकी निगाहें इस बात पर रहेंगी। लेकिन बिहार के चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को लेकर, सर को लेकर, इलेक्शन कमीशन की जो ड्राइव चल रही है उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। खासकर तेजस्वी यादव कहते हैं कि सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि चुनाव जीता जा सके, वोटों में ऐड किया जा सके, बिहारियों के वोट काटे जा सकें। इन तमाम मुद्दों के भी जवाब मिलना संभव है मंच से। जी हाँ, बिल्कुल इन बातों को रखा जा सकता है। और पहले भी जो है बिहार में एनडीए के नेता ये कहते रहे हैं कि वोटर पुनरीक्षण का काम जो है वो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, समय समय पर होता रहा है, पहले भी हुआ है। सवाल उसकी प्रक्रिया को लेकर उठाया गया है विपक्ष की तरफ से और उसमें ये कहा गया है कि इतने कम समय में संभव नहीं है। पहले विकल्पों की बात कही गई, बाद में फिर उन विकल्पों को भी छोड़ दिया गया। तो एक कन्फ्यूज़न है, भ्रम की स्थिति है। बीएलओ जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस पर सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से लगातार जो है प्रेस रिलीज के जरिए ये बातें रखी गई हैं, हर उन पहलू पर सफाई दी गई है कि किस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है। जो डाटा है वो देखें तो लगभग 90% जो है वो लोगों ने फॉर्म भर दिया है। तो हर पक्ष अपनी अपनी बातों को रख रहा है और चुनाव आयोग की तरफ से हो या फिर सत्ताधारी दल की तरफ से हो, एनडीए के नेता ये कहते रहे हैं कि यदि इसका प्रभाव होगा तो किसी दल विशेष पर नहीं होगा। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो जो भी मतदाता यदि छूट जाते हैं, वंचित रह जाते हैं, चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि उनको भी एक मौका मिलेगा। लेकिन यदि ऐसे मतदाता छूट जा रहे हैं तो ये इसका असर सबों पर पड़ेगा, सिर्फ किसी दल विशेष पर। यदि दल विशेष के वोटरों को टारगेट करके किया जा रहा हो तभी ये संभव है। क्या ये सारी बातें जो है वो वाकई में सही हैं या नहीं है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा जब जो वोटर लिस्ट जारी होगा वो सामने आएगी। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि जो मतदाता अब नहीं है इस दुनिया में, जिनकी मौत हो चुकी है, दूसरी जगह शिफ्ट कर चुके हैं, जो बिल्कुल नीतीश, बहुत मुद्दे हैं इस वक्त जो बिहार की सियासत में तैर रहे हैं और इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर विपक्ष को आस है कि इस बार सत्ता की वैतरणी को पार लगा लिया जाएगा। लेकिन पीएम बिहार में है,
पीएम यहां से क्या संदेश देंगे, इस पर सभी की निगाहें। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई आ रही है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू को राहत नहीं मिल पा रही है। जी हां, लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में विचार करने की याचिका लगाई थी, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट की सुनवाई में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। तो लालू यादव और उनके परिवार की लैंड फॉर जॉब मामले में लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मामला हाई कोर्ट में है और इस पर सुनवाई करने के लिए, इस पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लालू यादव की तरफ से लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव को कोई भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। हाई कोर्ट की सुनवाई में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। लैंड फॉर जॉब मामले में लगातार लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, एक के बाद एक पूछताछ के बाद कई खुलासे होते जा रहे हैं। ऐसे में चुनावों से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा लालू यादव ने खटखटाया था, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। लालू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया है। याचिका इस बात को लेकर थी कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सुना जाए, लेकिन इस याचिका को रिजेक्ट कर दिया गया है। एक बड़ा झटका लालू यादव को लगा है और ये झटका आने वाले चुनावों के लिहाज से देखिए, बिहार की सियासी सरगर्मी के लिहाज से देखें तो ये लालू परिवार के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि एक तरफ बिहार में चुनाव है और दूसरी तरफ लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शिकंजा लगातार लालू यादव और उनके परिवार पर कसता जा रहा है। ऐसे में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है। लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की याचिका को रिजेक्ट कर दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो हाई कोर्ट की सुनवाई में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, बताइए क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए ताकि कल ही लालू प्रसाद यादव ने इस पूरे मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाई थी, जिसके अंदर यह कहा गया था कि हाई कोर्ट ने जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब मामला था उसके अंदर निचली अदालत के अंदर जो सुनवाई चल रही थी उस पर रोक लगाने की मांग पहले लालू प्रसाद यादव दिल्ली हाईकोर्ट से कर चुके थे, लेकिन हाईकोर्ट में भी उनकी दलीलें जो है वो नहीं मानी गई थी और उनकी जो पूरी याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया था। और इसी याचिका को जो कि लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई पूरे मामले की इंक्वायरी कर रही थी, उसमें जो निचली अदालत के अंदर सुनवाई चल रही थी, हाईकोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम इसको सुनवाई चलती रहेगी, इसको हम बीच में नहीं रोकेंगे। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे। आज की तारीख थी, आज जब सुबह सुनवाई शुरू हुई तो कपिल सिब्बल जो वो बाकायदा लालू प्रसाद यादव की तरफ से पेश हुए, उन्होंने अपनी दलीलें रखनी शुरू की, लेकिन उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जो हाईकोर्ट की डायरेक्शन है वही लागू रहेंगी, जो भी आपको आगे बात करनी है वो हाईकोर्ट में जाके करें, जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साथ ही ये भी डायरेक्शन थी कि जो हाईकोर्ट है, दिल्ली हाईकोर्ट, वो इस पूरे मामले के अंदर स्पीडी सुनवाई करे, यानी कि जल्द ही सुनवाई करे, लेकिन किसी भी तरीके की जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उसका हाईकोर्ट के ऊपर कोई भी दबाव या कोई भी उसको नहीं माना जाएगा। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा झटका है। बिहार के अंदर चुनाव है और उससे पहले लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं चाहते थे कि लैंड फॉर जॉब मामले के अंदर जो निचली अदालत है उसमें कार्रवाई पर रोक लगे। बिल्कुल, राहत की उम्मीद के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन राहत नहीं बल्कि झटका लगा है लालू यादव को। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में हस्तक्षेप, यानी कि हाईकोर्ट की सुनवाई में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अतुल। और अब बात करेंगे मुंबई की, जहां महाराष्ट्र विधान भवन परिसर के अंदर मारपीट पर बवाल बढ़ गया। मारपीट के विरोध में आज एनसीपी शरद गुट ने मोर्चा खोल दिया है। कल कैंपस के अंदर बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर और जितेंद्र आवाहट के समर्थकों में बवाल हुआ था, जिसके खिलाफ आज माहौल गर्मा गया है। एनसीपी विधायक रोहित पवार बैनर पोस्टर लेकर विधानसभा कैंपस के अंदर पहुंचे। बैनर पर गुंडा राज लिखा हुआ है। रोहित पवार बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर को सदन से 1 साल के लिए सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ रोहित पवार, उनसे बात करते हैं। रोहित जी, आप अपने साथ गुंडा राज #गुंडाराज का बैनर लेकर आए, क्या कहना है आपका? अभी देखो, कल जो यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे अवार्ड साहब, मैं 2 दिन पहले अवार्ड साहब और ये जो नया आका है जो गोपीचंद है, तो उनके बीच में कुछ वाद हुआ था। वाद क्या हुआ था,
तो अवार्ड साहब और ये गणेश देशमुख, जो संतोष देशमुख जिनका मर्डर हुआ था, उनके भाई यहाँ पे आए थे। तो अवार्ड साहब उनसे बात कर रहे थे, क्या परिस्थिति, कैसे चल रहा है, कुछ अड़चन है क्या, क्या मदद कर सकते हैं। और उसमें नई आका की गाड़ी आती है, उन दोनों पे ऑलमोस्ट गाड़ी उनके ऊपर डाली जाती है, वो बच जाते हैं। फिर बाद में दरवाज़ा खोला जाता है, दोनों को दरवाज़ा लगता है। फिर भी अवार्ड साहब बोलते हैं ये नया आका लो लेवल का बंदा है, इससे बात करके कुछ फ़ायदा नहीं, अवॉइड कर देते हैं, आगे चल के जाते हैं। फिर कल उनको मैसेज आता है अवार्ड साहब को, तुझे मार दिया जाएगा कार्यकर्ता के माध्यम से। उनके बेटी के बारे में, वाइफ के बारे में, उनके माँ के बारे में गलत चीज़ें बोली जाती है। और 4 लोग अनआइडेंटिफाइड लोग अंदर आके वहाँ पे रुकते हैं, अवार्ड साहब को ढूंढते हैं, अवार्ड साहब नहीं मिलते। तो नितिन देशमुख नाम का जो कार्यकर्ता है, जो अवार्ड साहब के साथ रहता है, उसके ऊपर वहाँ पे अटैक होता है। ये जो चीज़ विधिमंडल में, ये बहुत पवित्र ठिकान है, यहाँ पे लोग देखते हैं, यहाँ पे कायदा बनता है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लोगों के विषय मांडे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो गुंडाराज। तो ये नया आका इन मेकिंग जो सरकार का है, उसको अभी रुकाना चाहिए, ऐसा हम सबका कहना है। वो यहाँ पर आकर गए, वो कह रहे कि मैंने माफ़ी मांग ली है, रिग्रेट व्यक्त किया, और जो भी कार्रवाई होगी उसका हम कानूनी जवाब देंगे। मैं फिर कभी कभार बंदूक लेके आओ, किसी को उड़ाओ, उड़ाने के बाद बताओ ओ सॉरी गलती से लग गया, आदमी तो गया लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ, मतलब काम खत्म। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से आप बिहेव किए, जिस तरीके से आपके कार्यकर्ता फ़ोन करके मैसेज करके आपको मार दिया जाएगा धमकी देते, आमदार को धमकी देते, ये क्या है, गुंडा राज है ना, ये झुंडशाही है, ये झुंडशाही और गुंडा राज ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। गोपीचंद पडळकर को आप आका कह रहे हैं, लेकिन इस आका को सपोर्ट किसका, ये भी बताइए। अरे क्या ऊपर से, मतलब सीएम साहब का सपोर्ट है, जिसमें वहाँ पे अगर आप देखो तो ऐसे जो नया आका अभी इन मेकिंग है, ऐसे बहुत सारे छोटे नेता है जिनको आगे किया जाता है। पवार साहब के बारे में, हमारे बारे में, या कोई और, राहुल गांधी जी, कोई भी बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, उनके बारे में बहुत लो लेवल पे जाके बात की जाती है। महाराष्ट्र विधान भवन में मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने बीजेपी विधायक पडळकर के समर्थकों पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। आज पडळकर के समर्थकों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। विधान भवन परिसर के अंदर मारपीट के आरोप को लेकर बीजेपी विधायक ने माफी मांगी। गोपीचंद पडळकर ने कहा कि उन्हें इस घटना का दुख है और वो विधानसभा अध्यक्ष से माफी मांगते हैं। गोपीचंद पडळकर ने कहा कि जो भी कार्रवाई होगी उसे लीगल जवाब देंगे। विधानसभा अध्यक्ष के हर फैसले का सम्मान करते हैं। हमारे कार्यकर्ता के ऊपर जो एफआईआर रात देर दर्ज हुई है, तो ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानीय और विधान परिषद के सभापति साहब इनके अंतर्गत आता है। तो वो जो डिसीजन लेंगे उसके ऊपर तो हम कोई बात नहीं कर सकते।